नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। आज हम लोग फिर बात करेंगे दिल्ली पॉलिटिक्स की और इस बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी मौजूद हैं। मनीष जी नमस्कार आपका। नमस्कार अमित जी। अब तो मनीष जी दिल्ली का जो पॉलिटिक्स है बहुत जो चुनाव है बहुत नज़दीक आ गया है, 5 फरवरी को होना है तो मुश्किल से 12-13 दिन रह गया है और हम लोग अभी तक तो मैं तो पर्सनली मैं तो गेस नहीं करूँगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हाँ, चुनाव से 2 दिन पहले मैं आपको एक नंबर ज़रूर बता दूँगा या मैं अपना ट्रेंड आपको बता दूँगा कि किसका मेरे हिसा हमको क्या लगता है कि मुझे क्या लगता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना कुछ बताइएगा, इस तरह का कुछ चैलेंज करेंगे हम लोग। अभी निश्चित चूँ रूप से हाँ, अभी वोटिंग से चूँकि 4-5 दिन पहले निश्चित रूप से हम नतीजे पे पहुँच पाएँगे कि हवा हाँ, किनके पक्ष में है। हाँ, तो अभी हम लोग बिल्कुल एकदम नज़र बनाए रखेंगे, अब आप भी बनाए रखिए। न 2 दिन से जो चल फिर एक नया विवाद शुरू हो गया, शुरुआत तो हुआ था बांग्लादेशी वाला विवाद से जब न ख़ास करके आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में जो एक-दूसरे के बयानों का वो कुछ दूसरा बयान दे रहा है, फिर इधर से कुछ उसका आंसर कर रहा है। तो फिर एक नया विवाद शुरू हो गया है मनीष जी रामायण को लेकर, आप ज़रूर सुने होंगे। बिल्कुल, ये चलता रहता है, चुनाव के टाइम में चलता रहता है। शुरुआत रोहिंग्या से किया था, अब रामायण तक पहुँच गए। रोहिंग्या का मामला लोग भूल चुके हैं, ज़्यादा पकड़ नहीं पाया बीजेपी का प्रयास। 2-3 दिन मीडिया में छाया रहा, लेकिन ज़मीन पर लोगों से कोई संवाद उस विषय का हुआ नहीं, तो अब कुछ नया करना था। तो इसलिए रामायण का एक अरविंद केजरीवाल का जो स्टेटमेंट था, उसके ऊपर बीजेपी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को ये भी नहीं पता कि रामायण में क्या हुआ था और किसके साथ हुआ था? जी, मनीष जी आपको क्या लगता है कि ये रामायण वाला विवाद कुछ पकड़ेगा? हिंदुत्व का धारा ऐसा हो हमको तो लगता है कि बीजेपी की कोशिश है कि रामायण के बहाने जो वो गलत बयानी करके जो फँस गए हैं कि बीजेपी लगातार बोल रही है कि जो रामायण का जो फैक्ट्स है बच्चा-बच्चा को पता है। इवन कांग्रेस भी उतर गया है मनीष जी। ये प्रमोद तिवारी भी इस पर बयान देते हुए नज़र आए थे, कि भारत का हर बच्चा जो है रामायण के बारे में जानता है और अरविंद केजरीवाल को रामायण का कहानी भी नहीं पता है। और हालाँकि अरविंद केजरीवाल की कोशिश थी कि रामायण का कहानी बताकर वो बीजेपी को घेरे में लें और उनका ये कहना था जो ये रेवड़ी वाले बातचीत में जो लगातार बीजेपी भी उनका काउंटर करके रोज़ नया-नया इश्यू जो रेवड़ी में नया-नया वादा करके आ रही है बीजेपी, उनका कहना है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो उसी झूठ को समझाने के क्रम में वो रामायण का वो कहानी लेकर आए कि रावण हिरण बनकर चला गया, सोने का हिरण बनकर, जबकि सच्चाई कुछ दूसरा था। तो जी, केवल बीजेपी मरीचि के हाँ, रावण और मरीचि हाँ, रावण और और मरीचि की कहानी है और फिर मरीचि हिरण बन के गए थे। स्वाति मालीवाल भी कूद गई है मनीष जी। क्या स्वाति जी, जी, मालीवाल जी। भी टारगेट करेगी क्या आम आदमी पार्टी को? जी, जी। ये टेलीविज़न मीडिया है और विज़ुअल मीडिया को कुछ बिज़ी रखने के लिए तामझाम चाहिए होता है। मुझे लगता है वोटर्स का इन बातों से सरोकार नहीं है। इन मुद्दों पर वोट नहीं पड़ते हैं। हाँ, इन मुद्दों पर टेलीविज़न में, स्टूडियो में बहस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वोटर जाता है वोट डालने के लिए, तब वो ये नहीं सोचता है कि अरविंद केजरीवाल ने मरीचि की जगह रावण का नाम लिया या स्वाति मल्लिवाल ने रामायण का पाठ पढ़ाया अरविंद केजरीवाल को, इन विषयों के ऊपर वोट नहीं पड़ते। ये टेलीविज़न मीडिया को बिज़ी रखने का कार्यक्रम है। हाँ, अरविंद केजरीवाल से निश्चित रूप से एपिसोड को सही ढंग से बताने में गलती हुई है और उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए इसके ऊपर और जिस तरह की प्रतिक्रिया है विपक्ष का, वो लाज़मी है, वो होगा ही क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो और उनकी पार्टी है, पूरे मंदिरों में दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, तो उन्हें धर्म क चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और तथ्य उनके पास सही होने चाहिए जब उनका उल्लेख वो करते हैं, लेकिन अमित जी इन बातों से कोई वोट नहीं पड़ता। लेकिन जो भी हो मनीष जी मज़ा तो आ रहा है। हर आदमी इसका चर्चा तो दिल्ली के आम जन में भी इस बात का है। जी। और अब आप जैसा बोल रहे हैं कि इसका वोटिंग पर और वोटिंग परसेंटेज पर और किसके फेवर में जाएगा, किसके फेवर में नहीं जाएगा, जनता क्या करेगी, ये तो आने वाला दिन पता चलेगा, वो तो इससे कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन ये है कि सब नेता इसमें उछल पड़े हैं और कल वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हनुमान मंदिर भी चले गए और बोले कि मैं दिल्ली की जनता के लिए प्रार्थना करने आया हूँ कि जो यहाँ का मुख्यमंत्री और ये जो रामायण के बारे में गलत बताया है, तो कहीं इसका दुष्प्रभाव दिल्ली के लोगों पर ना पड़े। तो इस तरह की बातें चल रही है, उधर प्रमोद तिवारी भी बयान अपना दे रहे हैं कि
रामायण तो इतना पॉपुलर एपिक है कि हर भारत का बच्चा बच्चा और भारत के डीएनए में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये गलती कर रहे हैं। और लेकिन बड़ी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल भी एक बार नहीं, ऐसा नहीं बोले कि जुबान फिसल गया या चलो हमसे कहानी बताने में गलती हो गई। उनकी पार्टी के लोग भी सामने आकर सफाई देने लगे और बीजेपी को रावण का खानदान बताया कि इसीलिए उन लोगों को इतना रिएक्शन उनका है। तो क्या क्या लग रहा है कि इसी तरह हाँ, का बिल्कुल, ये सब चुनाव के रंग हैं अमित जी, चुनाव के रंग हैं, चुनाव के समय में एंटरटेनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 महीना समय कैसे कटेगा, बहुत बोरियत हो जाएगी लोगों में अगर सिर्फ़ बिजली और पानी की ही बात हो, कूड़े की बात हो, नाले की बात हो तो लोग बोर हो जाएँगे, चुनाव में इंटरेस्ट नहीं आएगा, टेलीविज़न कुछ दिखा नहीं पाएगा, बाइट चाहिए होता है, टीवी के रिपोर्टर्स घूमते रहते हैं, कैमरा पर्सन है, तो हनुमान मंदिर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। सचदेवा को दिखाना ज़रूरी है कि बड़े बहुत बड़े हनुमान के भक्त हैं वो, राम के भक्त हैं, रामायण की पूरी जानकारी है, रामायण का पूरा पाठ सुबह से शाम करते हों, तो बीजेपी वालों के पास ही तो पीएचडी है ना रामायण का, तो वो बताएँगे ही कि हमने ही रामायण को पूरा जो है सुबह से शाम उसकी पढ़ाई करते रहते हैं, हमारा ही हक है उसके ऊपर। तो लेकिन अमित जी ये सब 1 महीना का समय काटने के लिए होता है, बीजेपी को भी पता है कि इन चीज़ों से वोट नहीं मिलती, इसलिए वो संपर्क अभियान करे हुए हैं, घर-घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं और जो अपनी जो मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं, जिसमें कि केजरीवाल से बड़ा रेवड़ी बाँटने का वायदा कर रहे हैं वो, तो उस पर वो वोट माँगेंगे। ये वो भी उनको पता है कि टेलीविज़न में आना है स्क्रीन पर, तो हनुमान मंदिर जाना ही पड़ेगा। नहीं मनीष जी, लेकिन अब देखिए तीनों पार्टी का जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो अब आ गए मार्केट में। मार्केट बोले तो चुनावी मैदान में। तो अब जब चुनावी मैदान में आ गए हैं, खास करके ये तय हो गया कि मोदी जी का 3 रैली होना है और योगी जी भी 23 तारीख से आ जाएंगे। तो योगी जी भी बहुत रैली करने वाले हैं, उनका सबसे ज्यादा डिमांड है मनीष जी। और ऐसे ही कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी भी आने वाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे और उनके भी जितने मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उनका भी चुनावी सभा होगा। और ये तो है ही, पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का प्रचार करना शुरू कर ही दिए। तो योगी जी के आने से मनीष जी आपको क्या लगता है कि कुछ फिर पोलराइजेशन या हिंदुत्व क्या होगा योगी जी का? नहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं और उनका जो स्टार प्रचारक का जो कद है वो लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर का है। तो बीजेपी के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मांग होता है वो योगी की रैली का होता है। और हमने देखा है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तो सभी जगह योगी के डिमांड बहुत होते हैं क्योंकि लोगों को भीड़ जमा करने में और उनसे संवाद करने में योगी आदित्यनाथ की अपनी कला है जिससे कि वो संपर्क साधते हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि योगी जी का जो है महाराष्ट्र और हरियाणा का जो नहीं, चुनाव था आपने जी, जी। जी, आपने योगी उसी जी का ज़िक्र किया था, मैं कह भी रहा था कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर के बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और हिंदुत्व के भाषण के लिए वो जाने जाते हैं। उनकी छवि एक अलग सी है जो कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी माँग बहुत होती है उनकी रैली का, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अंदर में भी 2 डिजिट में दर्जन भर के आस-पास उनकी रैलियों का दिल्ली बीजेपी ने माँग किया है और अमित शाह के बराबर वो रैली करेंगे दिल्ली के अंदर में और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही दमखम है कि वो भीड़ जुटाएँ और लोगों में बीजेपी के बात का संवाद करें। अदर नहीं तो बहुत सारे मंत्री भी जुटे हुए हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन भीड़ नहीं जुटती उनके उन मंत्रियों के लिए स्वतः ही भीड़ आती है योगी आदित्यनाथ के लिए और निश्चित रूप से उनका उपयोग बीजेपी करेगी और हम ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो दंगा हुआ था कुछ साल पहले तो कम से कम 2 लोकसभा सीट ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वहाँ पर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति होती है और ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, तो बीजेपी चाहेगी कि योगी आदित्यनाथ के जो ओरेटरी हैं, उनके जो भाषण हैं, उनका फ़ायदा बीजेपी दिल्ली की इकाई को मिले और वहाँ पर पार्टी की उम्मीदवार अच्छा करें। जी, अमित जी। नहीं मनीष जी, आपको क्या लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में जो बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली, उसमें कहीं न कहीं योगी जी का फैक्टर आप कितना देखते हैं? खास करके वो 2 जगह पे। और इसी में मैं और भी ऐड करूँगा कि संघ की भी बहुत बात हुई थी उस चुनाव के रिजल्ट के बाद। उस पर भी हम लोग चलिए आते हैं, पहले योगी जी वाला बात को पूरा कीजिए आप। देखिए, जी, सबसे बड़ा जो माहौल को जो सेट किया था
हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को झारखंड का भी उस समय ही हुआ था, हम झारखंड को भी समेट लेते हैं इसी चर्चा में। तो योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों तीनों राज्यों के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम से होर्डिंग्स पर उनके एक स्टेटमेंट का हवाला देते हुए कई सारे होर्डिंग्स आ गए थे कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बटेंगे तो कटेंगे का संवाद उत्तर प्रदेश में हो रहा था क्योंकि 10 विधानसभाओं पर वहाँ पर उपचुनाव होना था और एक माहौल के रूप में ये बताया जा रहा था कि हिंदू वोट बेस अगर बटेगा तो उनके लिए ही मुश्किल होगा, ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के इस बटेंगे तो कटेंगे, तो इसको इम्प्रोवाइज़ करा, इसको थोड़ा और अच्छा उन्होंने अपने ढंग से कर दिया। तो एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है का नारा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में और एक है तो सेफ है उसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा कैंपेन किया और वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारण बना कि वहाँ पर हिंदू वोट बेस का कंसोलिडेशन बीजेपी के फ़ेवर में हुआ और ये बताने में बीजेपी सफल हो गई कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो मुस्लिम्स को आरक्षण वो देगी सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में। उसका काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट बेस का हुआ और जातियों का जो बंटवारा होना था, वो हो नहीं पाया और बीजेपी को एक मुश्त वोट मिला। तो दिल्ली के अंदर में जाति विशेष जाति वाली पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा होती नहीं है। यहाँ चूँकि दो तरफ़ा राजनीति होती है, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट वाली राजनीति होती है, तो यहाँ पर जातियाँ जो है उस विशेष तौर पर उस तरह से वोट नहीं करती, जिस तरह से महाराष्ट्र, बिहार या बाकी राज्यों में करती हैं। यहाँ पर मोटे-मोटे मुद्दे होते हैं कि हाँ, अरविंद केजरीवाल का जो इमेज है, वो मिडल क्लास का इमेज है। आम आदमी पार्टी का जो छवि है, वो मिडल क्लास का छवि है। आम आदमी पार्टी के साथ ऐसे योजना है जिनसे कि लोगों को सीधा फ़ायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग छवि है। तो इन 2 छवियों के बीच में ये चुनाव होना है अमित जी और हमें देखते हैं कि और जो आप चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं, जो प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक, तो चुनावों में अमूमन देखा जाता है कि 2 से 3% ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे प्रचार करने से स्विंग होते हैं, अदरवाइज़ बाकी लोग जो है अपना मन पहले ही बना चुके होते हैं कि किन्हें वोट करना है। जी, अमित जी। जी, मनीष जी, मैं दर्शकों से ये बता दे रहा हूँ कि मनीष जी खुद भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, रायसीना हिल्स। तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उस पर पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ-साथ इंटरनेशनल और देश के अन्य हिस्सों का भी खबर भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा और बहुत रोचक ढंग से मनीष जी बताते हैं। और मनीष जी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरा कि आप जो गेस करेंगे कि दिल्ली कौन जीत रहा है या किसको कितना सीट आएगा, जो चुनाव से 2 दिन पहले आप हर विधानसभा भी आप घूमने वाले हैं और घूमना शुरू कर दिए हैं, मुझे पता है। तो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो करेंगे तो मेरे चैनल पे आपका रिक्वेस्ट है कि आप इसी चैनल पर वो संख्या बताइएगा। मनीष जी। बिल्कुल, बिल्कुल, पक्का वायदा है कि आपके चैनल पे ही बताया जाएगा और न्यूज़ स्पीकल ने बहुत ही कम समय में अपनी एक छाप छोड़ी है राजनीतिक चर्चा के ऊपर और अमित जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद मनीष जी। तो हम लोग जो दूसरा बात कर रहे हैं मनीष जी, संघ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बीजेपी के जीत में। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में संघ ने बहुत बड़ी संख्या में क्लोज़ डोर मीटिंग्स बोल लीजिए, ड्राइंग रूम मीटिंग्स बोल लीजिए, पार्क के कॉर्नर वाली मीटिंग बोल लीजिए, वो तो पब्लिक आम सभा तो करती नहीं है, लेकिन उस तरह की कई मीटिंगें हुई थी, जिसका परिणाम लोग बोलते हैं कि संघ का उस तरह से लगना भी परिणाम जो बीजेपी के फेवर में आया, बहुत बड़ा कारण था। तो जो मनीष जी आपको पता ही होगा और मैं लगातार चूँकि इलेक्शन पे नज़दीक से नज़र बनाया हुआ हूँ, तो संघ दिल्ली में भी बहुत सारा मतलब इनका प्रोग्राम है कि ड्राइंग रूम्स मीटिंग्स करेगा, जिसमें संघ के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, जैसे आप जानते हो विद्या भारती है, विद्यार्थी परिषद है, मजदूर संघ है, साहित्य परिषद है, कई हैं, अधिवक्ता परिषद है, वनवासी कल्याण आश्रम है, भारत विकास परिषद है, तो सबके जो स्वयंसेवक हैं, वो मैक्सिमम जब जानने वाले किसी के घर में आस-पास अड़ोसी-पड़ोसी के 10 लोगों को बुलवा लिया और कई तरह की चर्चा हो रही है, जिसमें उन लोगों को ना डिस्कशन के लिए बहुत सारा टॉपिक्स दिया हुआ है, जिसको वो लोग हाइलाइट कर रहे हैं। खास करके जैसे दिल्ली बन गई कूड़ा घर, जो चूँकि एमसीडी आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के पास है, दिल्ली में सीवेज का प्रॉब्लम है, तो वो है। केंद्र सरकार दिल्ली में क्या-क्या काम की, सबकी जानकारी देना।
और खास करके ये बताना कि जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हैं, हिंदुत्व विरोधी कैसे हैं, और इनका जो अभी नॉर्थ ईस्ट दंगों की बात कर रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट दंगों में क्या रोल था, या सीए शाहीन बाग में सीए को लेकर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो आम आदमी पार्टी किसका साथ दे रही थी, क्या इनका बयान था। तो इस तरह की सारी बातें अर्बन नक्सल से भी जोड़ते हैं लोग, तो उसके कई उदाहरण के साथ स्वयंसेवक जो है उस ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं, और उनका बेसिकली टारगेट है कि हर बूथ पे मनीष जी 100 वोट बढ़ाएं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब का क्या असर पड़ेगा? पंजाब के एमएलए भारी पड़ेंगे जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में प्रचार कर रहे हैं, कि स्वयंसेवक का हर घर के रूम में घुस घुस कर ड्राइंग रूम में मीटिंग करना, कौन सा फैक्टर ज्यादा काम करेगा मनीष जी? ये ये तो जिस दिन चुनाव के वोटिंग की गिनती होगी, उस दिन हमें मालूम चल जाएगा ये कौन भारी पड़ता है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि घर-घर जाकर के संघ के और उनके एफ़िलिएट्स के जो कार्यकर्ता हैं, संवाद कर रहे हैं लोगों से, ये बीजेपी का एक पुराना इलेक्शन स्टाइल है। ये कोई नया नहीं है। वो सब जगह करते हैं, महाराष्ट्र में भी किया, हरियाणा में भी किया, झारखंड में भी कर रहे थे। ये इनका काम है, ये करते रहते हैं क्योंकि जो भी संघ के जो संस्थाएँ हैं, वो बीजेपी को राजनीतिक रूप में समर्थन करते हैं इसी माध्यम से। और दूसरी बात कि नागपुर एक सेंटर तो आरएसएस का है, सबसे बड़ा मुख्यालय है नागपुर, लेकिन दिल्ली उसके बाद बहुत बड़ा सेंटर है। झंडेवाला में इनका बहुत बड़ा ऑफिस है। जितनी भी संस्थाएँ हैं, वो दिल्ली में उनका ऑफ़िसेज़ है, तो इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो आधे समय तो दिल्ली में ही बैठे होते हैं। तो इस तरह से दिल्ली में इनकी जान-पहचान भी काफ़ी होती है और इस तरह से दिल्ली में काम करना इनका नेचुरल है, स्वाभाविक है। जहाँ तक बात रही अरविंद केजरीवाल को हिंदुत्व पर घेरने का, तो वो बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है कि मुसलमानों का भी शिकायत यही है कि नॉर्थ ईस्ट में जब दंगे हुए थे, वो अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और जब शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें भी अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल को आप हिंदुत्व पर घेर नहीं सकते हैं, वो स्पष्ट है। 2020 का भी चुनाव देख लिया, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 53% से ज़्यादा वोट मिला था आम आदमी पार्टी को। तो अमित जी, संघ के जितने भी संस्थाएँ हैं, उनका दिल्ली में बेस है, वो दिल्ली में उनके कार्यकर्ता और नेता उनके रहते हैं हमेशा। तो ऐसे में उनका दिल्ली में दिल्ली से सरोकार बहुत पुराना है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संपर्क करना और लोगों से मिलना, ये बहुत ही स्वाभाविक है, जो कि वो करते आ रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में जब वोट पड़ेंगे, तब वोट जो लोगों को सीधे फ़ायदे हो रहे हैं, उन चीज़ों के लिए वोट पड़ेंगे, ना कि हिंदुत्व और बड़े-बड़े जो भावनात्मक मुद्दे हैं, उन पर वोट नहीं पड़ेंगे। लोगों को जो सीधे फ़ायदे हो रहे हैं या जो सीधे नुकसान हो रहे हैं, उसके बेसिस पर या तो पॉज़िटिव वोट होगा या नेगेटिव वोट होगा। तो ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में काम करेगा, लेकिन पूरे दिल्ली में नहीं करेगा। तो ऐसे में बीजेपी को एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक टेम्पलेट जो है, वो लोगों के पास लेकर के आना चाहिए, जबकि वो अभी जो करते दिखाई पड़ रहे हैं कि केजरीवाल की तरह ही वो भी रेवड़ी बाँटने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, तो लोगों को कोई ख़ास अंतर दिखेगा नहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और अगर ख़ास अंतर नहीं दिखेगा, तो जो पार्टी सरकार में चल रही है, तो शायद लोग उसी के पीछे लग जाएँ। जी, अमित जी। नहीं मनीष जी, और इसके साथ साथ ना एक चीज पर और आप नजर बनाए रखिए, मैं भी नजर बनाया हुआ हूँ, कि जितने बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, खास करके अरविंद केजरीवाल खुद हुए, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया नहीं भूलना चाहिए, बहुत लंबा समय तक जेल में रहे, और सत्येंद्र जैन, इनका क्या पोजीशन है आज के दिन में? नहीं होगा तो हम लोग अगले वीडियो में इस पर बात करते हैं, कि आपको निश्चित क्या लगता है संभावना कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है आज के दिन में? हालांकि चुनाव तो आपको मालूम है कि 48 घंटे, लास्ट 48 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस दिन तक चुनाव टर्न लेता है, और बहुत कुछ छुपा हुआ होगा। हालांकि आज के दिन जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नई दिल्ली सीट के कारण हो रही है, संदीप दीक्षित भी बहुत मुखर हैं, और प्रवेश वर्मा भी मुखर हैं, अरविंद केजरीवाल तो हैं ही। तो वो उस पर तो सबकी नजर है, लेकिन हम लोग ये 5-6 सीट जो बोले, इस पे थोड़ा नजदीक से नजर बनाए रखिएगा, अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं। और जैसा हम लोग बोल रहे थे, दर्शकों, हम लोग दिल्ली चुनाव पर बहुत नजदीक से नजर बनाए हुए हैं,
और निश्चित रूप से चुनाव से 2 दिन पहले कुछ न कुछ संख्या भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। मनीष जी भी बताएँगे, हम लोग देखते हैं आपके सामने और फिर 8 तारीख को हम लोग उसको मैच करेंगे कि हम लोग कितना सही हुए। और दिल्ली के सभी मुद्दों पर भी हमारी नज़र है और चरणबद्ध तरीके से आ रहा है एक-एक करके मनीष जी। एक जनरली ऐसा होता नहीं है, मैनिफेस्टो बीजेपी एक बार में नहीं लाकर पहले केवल महिलाओं के लिए लेकर आई, फिर उसके बाद अब कल ऑटो वालों के लिए आया, छात्रों के लिए आया। तो इसके पीछे क्या है? रुचि बनाए रखने के लिए कि दूसरे पार्टी का रिएक्शन का इंतज़ार करते हैं? आखिर इसका क्या कारण है इसका मनीष जी? रिएक्शन का इंतज़ार वो नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अटेंशन और मीडिया अटेंशन जो है, बीजेपी की तरफ बना रहे। तो जितना चूँकि अब दिल्ली में मीडिया का सबसे ज़्यादा असर होता है, आप जानते हैं कि जो पार्टी अभी सत्ता में है, वो मीडिया के कैंपेन के बदौलत ही सत्ता में आई है यहाँ पर। वो जो भी छवि बनी है अरविंद केजरीवाल का, वो मीडिया की वजह से ही बना है। तो दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ की मीडिया का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए मीडिया का अटेंशन पाले पाने के लिए ये बैचेस में लेकर के अपना संकल्प पत्र ला रहे हैं कि ताकि हर विषय पर अधिक से अधिक मीडिया कवरेज मिल पाए, लोगों में चर्चा हो पाए। तो एक बार अगर ले आते तो 1 दिन में ही खत्म हो जाता। ये चाहते हैं कि हर हफ्ता जो है इनके ही ऊपर चर्चा होते रहे, इसलिए ये काम कर रहे हैं। इसका कितना फ़ायदा चुनाव में होगा, ये हमें 8 फरवरी को मालूम चलेगा अमित जी। जी, ठीक है मनीष जी। और फिर एक बच गई कांग्रेस भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है यहाँ, हालाँकि पिछले 2 विधानसभा से उनको विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिल पा रहा है और वो ज़ीरो का आंकड़ा उनके साथ लगातार चिपका हुआ है। तो उस पर भी नज़दीक से नज़र बनाए रखिएगा मनीष जी। जी। मुझे तो लगता है कि थोड़ा सीरियस है इस बार कांग्रेस। 2, 4, 5 सीट बिल्कुल। तो अब मुझे भी लग बिल्कुल, रहा है कि कांग्रेस बहुत अपनी सीरियस लड़ रही है। खोई खोई हुई ज़मीन को कांग्रेस खोज वापस लेने की कोशिश कर रही है और अच्छे उम्मीदवार भी दिए हैं। राहुल गांधी का आज दिल्ली में चुनाव प्रचार हो भी रहा है और कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने में कोई कमी नहीं है, जोश पूरा दिखा रहे हैं और दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन वो खो चुके हैं, कितना वापस ले सकते हैं, वो हमें 8 तारीख को मालूम चल जाएगा। जी, अमित जी। नहीं, एकदम नज़र बनाए रखिए मनीष जी, हम लोग लगातार दिल्ली पे बात करते रहेंगे, आपके चैनल पर भी बात होती रहेगी और दर्शकों आपको अगर आप रायसीना हिल्स भी देखेंगे और न्यूज़ पिकल भी देखेंगे, तो आपका भी कुछ छूटेगा नहीं और आप एकदम अपडेट रहेंगे और एकदम सही ट्रांसपेरेंट और कोई सनसनी नहीं होगा। क्या मनीष जी, गलत बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे और लेकिन अंदर का बात मनीष जी जितना आप ढूँढ सकते हैं दर्शकों के लिए ढूँढते रहिए और उनको उसका मतलब समझाते रहिए। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल अच्छा लगा होगा हम लोग का तो मतलब ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दिन हम और मनीष जी आपके कमेंट्स पर भी शायद हम लोग लाइव आ जाएँ, दोनों चैनल्स का मिला के एक जगह भी हम लोग कर सकते हैं और कमेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए हम लोग को और फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मनीष जी नमस्कार और आपका नमस्कार अमित जी, धन्यवाद भी। नमस्कार। हाँ, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी मनीष।